AK-92 चैनल के प्रोग्राम अकरम खान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम खान हाजिर है। साथियों, मैंने हमेशा कोशिश की है कि आपकी मुलाकात ऐसे दानिशवर लोगों से करवाऊं जो हमारे मुल्क का असासा हैं। और रात चूँकि मैंने अपना 16 दिसंबर 1971 के बारे में एक वीलॉग आपके सामने पेश किया, जिसमें मैंने टी हाउस में मुल्तान में जो मेरे दोस्त मौजूद थे उनकी राय ली, जिन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान की सेपरेशन के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया। तो रात मेरी आज की शख्सियत ने यह प्रोग्राम देखा, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया और इस वक्त वो मेरे चैम्बर में तशरीफ़ लाए। इनका नाम है इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब। ये कालाबाग डैम के डायरेक्टर रहे हैं और इनका तजर्बा न सिर्फ इरिगेशन में है बल्कि तहरीक पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल की शायरी के बारे में इनकी बड़ी रिसर्च है। और एक हमारे पाकिस्तान का 74 साल की उम्र में ये एक बहुत बड़ा सरमाया है। और मैंने जब इनसे मुख्तलिफ मीटिंग्स की तो मैंने देखा कि इनके पास हमारे इल्म का एक बहुत बड़ा ख़जाना है। इसके अलावा ये बांसुरी बड़ी खूबसूरत बजाते हैं और इनका मौसीकी से भी बड़ा रुझान है। लेकिन चूँकि आज हमारा तारुफ इनसे मैं आपका करवा रहा हूँ मशरक़ी पाकिस्तान की सेपरेशन के सिलसिले में, तो आइए मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूँ। जनाब इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं अपने भाई जनाब मोहम्मद अकरम खान साहब का नहायत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे अलमनाक सानहा पर मुझे गुफ्तगू करने की दावत दी है। चूँकि ये सानहा जिसे हम सकूत ढाका का नाम देते हैं, ये 16 दिसंबर 1971 के रोज़ ये अलमनाक सानहा हमारी तारीख़ का पेश आया। जो सिर्फ यही नहीं कि एक बाजू पाकिस्तान का कट गया, पाकिस्तान टूट गया, वो पाकिस्तान जो कि मुसलमानान हिंद ने एक बहुत तवील जिदोजहद और कुर्बानी, लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद ये पाकिस्तान हासिल किया था। उस पाकिस्तान का टूट जाना आज भी मैं जब याद करता हूँ तो मेरा दिल ऐसे जिगर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये इतना बड़ा सानहा था। ये सानहा मेरे सामने पेश आया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 22-23 साल की मेरी उम्र थी और मैं मामलात को जानता था, समझता था। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि उन वाक़यात को जो कि मेरी आंखों के सामने जो वे जिनका मैं आई विटनेस हूँ, ऐनी शाहिद हूँ, मैं वो वाक़यात आपको आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। नाज़रीन, मैं इंजीनियर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना तारफ़ पेश कर दें ताकि मेरे नाज़रीन को पता चले। इन्होंने अभी फरमाया कि मैं उस वक्त 22 साल का था, तो मैं पूछना चाहूँगा कि सर आप उस वक्त क्या स्टूडेंट थे या आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके थे? अकरम साहब, ऐसा है कि 1971 में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से ग्रेजुएशन अल्हम्दुलिल्लाह डिस्टिंक्शन के साथ कंप्लीट कर ली थी। और ऐसा है कि मैंने जब मैं 5वीं 6वीं जमात में पढ़ता था तब से मैंने अखबार का मुताला शुरू कर दिया था। और जब मैं मैट्रिक में था तो मैं पाकिस्तान टाइम्स पढ़ता था। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि जब ये वाक़या पेश आया सकूत ढाका का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरी उम्र 22-23 साल की उम्र थी। मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी और वो तमाम वाक़यात जो ये पेश आए वो उनको मुझे अच्छी तरह याद हैं, बिल्कुल ज़बानी मेरे दिल के ऊपर नक्श हैं। जो
कैरेक्टर, जिसने जो किरदार अदा किया इसमें, वो सब मेरे सामने है। इसलिए मुझे किसी मुताले की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं ये पूरी कहानी, अपनी आंखों देखी कहानी मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ताकि कौम को पता चले कि ये इतना बड़ा सानया, इतना अलमनाक अलमिया हमारी तारीख में क्यों पेश आया और कौन कौन किरदार उसके जिम्मेदार थे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सकूत ढाका की जो बुनियाद है या इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ये 1971 से बहुत पहले की बात है, बल्कि ये 1948 की बात है। पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद आपने पढ़ा होगा ये कि मार्च 1948 में हज़रत क़ैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान, उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में ढाका जाकर और ये ऐलान किया था, ये मार्च 1948 की बात है, कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी। अब आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि ये शायद क़ैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तरफ से एक फ़ैसला नाफिज कर दिया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हकीकत ये है कि जो आइन साज असम्बली 1946 के इलेक्शन में चुनी गई थी, और वो वही असम्बली जो बाद में पाकिस्तान की पार्लियामेंट बनी, उस पार्लियामेंट में फरवरी 1948 में उस पार्लियामेंट ने बाकायदा एक करारदाद के ज़रिए ये मंजूरी दी थी कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी। क़ैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तो एक आईनी आदमी थे, वो कभी उन्होंने अपने फैसले नहीं किए, तो ये भी फैसला भी उन्होंने मुल्क की आला जो इदारा था पार्लियामेंट, उनसे फरवरी 1948 में यह मंजूरी ली थी, और उसके बाद जाकर उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में इसका ऐलान किया था। उस सेशन में उस आइन साज असम्बली में कांग्रेस के टिकट के ऊपर जो कांग्रेसी लोग जो इलेक्ट हुए थे, अब वो सब हिंदू थे, उन्होंने सिर्फ इस करारदाद की मुखालफत की थी, वरना मुसलमान जितने भी रहनुमा थे, मौलवी फजलुल हक, ख्वाजा खैरुद्दीन और हुसैन शहीद सोहरवर्दी जैसे लोग, इन्होंने इस करारदाद की हिमायत की थी। उसके बाद ही क़ैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ढाका यूनिवर्सिटी में उर्दू को कौमी ज़बान होने का ऐलान किया था। ये अलग बात है कि जो कि मशरक़ी पाकिस्तान में उस वक्त भी तकरीबन 25% जो आबादी थी वो हिंदुओं की थी, और यूनिवर्सिटियों के अंदर हिंदू जो प्रोफेसर थे उनकी अक्सरियत थी। और वहाँ फिर एक साजिश के ज़रिए हज़रत क़ैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इस बयान या इस ऐलान के बाद वहाँ एक हंगामा हुआ, और उस हंगामे में 2 स्टूडेंट शहीद हो गए या हलाक हो गए। और इस वाक़े ने, ये पहला वाक़या था जो कि मैं समझता हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की साजिश की ये पहली ईंट 19 मार्च 1948 में रखी गई। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। 1948 से लेकर 1956 तक ये जो 8-9 साल का जो अरसा है, ये हमारी बदकिस्मती है कि आइन, पाकिस्तान का आइन बन जाना चाहिए था। हिंदुस्तान ने, भारत ने अपना आइन 1951 में आज़ादी के 3-4 साल के अंदर बना लिया था, लेकिन हमारी जो उस वक्त सियासी क़यादत थी, उन्होंने इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो साजिश लियाकत अली ख़ान को शहीद करने की साजिश ही, ये उसी साजिश का हिस्सा था कि पाकिस्तान का आइन जो है वो ना बनने पाए। नवाबजादा लियाकत अली ख़ान अगर रह जाते तो पाकिस्तान का आइन भी
1951 या 1952 में बन जाना था, लेकिन साजिश के तहत उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, और फिर ये आइन साजी का अमल भी जो है वो रुक गया। और बहरहाल 1956 में आइन बन गया, पाकिस्तान का आइन बन गया, और वो ऐसा आइन था जिसमें मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को पैरिटी के असूल के ऊपर, बराबरी के असूल के ऊपर जो है पाकिस्तान की हुकूमत में, पार्लियामेंट में और तमाम इदारों में ये नुमाइंदगी और इख्तियारात की तकसीम का मसला हल हो गया। अब उस 1956 के आइन के तहत 1958 में इलेक्शन होने थे मुल्क में, और उन इलेक्शंस के हवाले से एक मुत्तहिदा एक हुकूमत जो है बननी थी। लेकिन हुआ ये कि वो जनरल अयूब खान, जिसको आज कौम कहती है कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, उस शख्स ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा, पाकिस्तान के सीने में उस आइन को, जो कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के सियासतदानों ने 9 साल की जिद्दोजहद के बाद उन्होंने एक मुतफिका आइन बनाया था, उस शख्स ने एक कलम से उसको रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके मुल्क को एक और आइन 1962 में अपनी मर्जी का आइन दिया। वो आइन जो अयूब खान ने दिया, उस आइन के तहत जब वो आइन नाफिज हुआ तो मशरकी पाकिस्तान के अंदर उससे बहुत बड़ा जो है सेंस ऑफ डेप्रीवेशन पैदा हुई, क्योंकि 1956 के आइन में मशरकी पाकिस्तान को भी उतने ही पावर्स और उतने ही हकूक दिए गए थे जो कि मगरबी पाकिस्तान में थे। और चूँकि दोनों सूबों की, मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान की सियासी क़यादतों का उन पर इत्तेफाक था, इसलिए वो आइन पाकिस्तान के लिए बेहतरीन आइन था, जिसको अयूब खान ने रद्दी की टोकरी में फेंका और फिर अपना आमराना आइन मुसल्लत करके मशरकी पाकिस्तान के अंदर, जो फिर उसके बाद इसकी जो कि तफसील में इतना वक्त नहीं है कि मैं उसकी तफसील में जाऊँ, लेकिन आप इतना समझ लीजिएगा कि अयूब खान के दौर में मशरकी पाकिस्तान पर जिस तरीके से हुकूमत की गई, ये हकीकत है कि उसको उसी तरीके से हुकूमत की गई जैसे कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर हुकूमत की थी। एक जैसे एक नौबादी, एक हमारी जैसे एक, हालांकि मशरकी पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान था जहाँ के जो मुसलमान जो थे वो इस मगरबी पाकिस्तान के मुसलमानों से ज़्यादा सियासी तौर पर शऊर रखते थे। वही ढाका में ही 1906 में मुस्लिम लीग कायम हुई थी। बंगाली लीडरशिप ने ही, मौलवी फजल हक ने ही 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश की थी। अर्ज करने का मतलब यह है कि मशरकी पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत थी वो मगरबी पाकिस्तान की सियासी क़यादत से ज़्यादा मैच्योर्ड थी, ज़्यादा बालिग नज़र थी। लेकिन हुआ ये कि अयूब खान के मार्शल लॉ और आमरीत के दौरान मशरकी पाकिस्तान को मुसलसल जो है नज़रअंदाज किया जाता रहा। और मैं उसका एक आपको एक वाक़या मैं आपकी खिदमत पेश करता हूँ कि मशरकी पाकिस्तान होना तो ये चाहिए था कि मशरकी पाकिस्तान की जो सर्विसेज हैं वहाँ के लोगों को ही जो है प्रमोट किया जाता, वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जाता ताकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग रहें। लेकिन हुआ ये कि जैसे अंग्रेज़ इंग्लिस्तान से डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटर आते थे, बिल्कुल अयूब खान की हुकूमत ने वही किया कि मगरबी पाकिस्तान से जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं
वो मशरक़ी पाकिस्तान में जाने लग गए, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इवन एसपीओ तक, एसपी तक, आईजी तक। ये ऐसे हम अयूब खान ने मशरक़ी पाकिस्तान का वो किया कि जैसे वो हमारी एक कॉलोनी हो। उसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर एहसास महरूमी ने जन्म लिया और वो सिलसिला यहाँ तक बढ़ा। मैं उसका आपको एक वाक़या बताता हूँ। मेरे अपने सगे भाई, माई ओन रियल ब्रदर मुश्ताक अहमद खान, जो बाद में इनकम टैक्स के महकमे में जी, वो हमारे कुलीग रहे जी, वो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर थे। आपके कुलीग रहे, बल्कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। अच्छा। वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मेरे ख्याल में ग्रेजुएट थे और बड़े हाईली एजुकेटेड और बड़े मुदब्बिर आदमी थे। जी जी बिल्कुल। उनकी तैनाती हुई यहाँ, यानी इनकम टैक्स में तो वो बाद में है। जी जी। उससे पहले ये 1967 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। 1967 में उनकी पहली तैनाती सिलेट में हुई, मशरक़ी पाकिस्तान में। मशरक़ी पाकिस्तान के एक टी एस्टेट में उसे सिलेट के करीब एक टी एस्टेट है, उसका नाम है लकी टूरा टी एस्टेट में मेरे बड़े भाई मुश्ताक अहमद खान, वो एज असिस्टेंट मैनेजर वहाँ उनकी तैनाती हुई 1967 में, जब मैं फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। मेरे भाई मरहूम मुश्ताक अहमद खान वहाँ 9 महीने रहे और वो उस वक्त 1967 में जब डिप्टी कमिश्नर की तनख्वाह 500 रुपये थी या 600 रुपये थी, मेरे भाई की तनख्वाह 3000 रुपये महीना थी। वो इतनी बड़ी, मतलब ऐसा ल्यूक्रेटिव मतलब एक जॉब था। ये 1967 की मैं बात कर रहा हूँ। सही बात है। आज से तकरीबन 55 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। वो मैं आपको याद करा दूं, शायद उस जमाने में 4 आने किलो चीनी बिकती थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। और 6 आने किलो फिश मिलती थी। बिल्कुल। उस वक्त उनकी तनख्वाह 3000 रुपये थी और 3000 रुपये सिर्फ उनकी तनख्वाह थी, बाकी रिहाइश वहाँ की तमाम वो अलग थे, वो अलग थे। ये 3000 रुपये तो नेट उनको मिल जाते थे। तो मेरे भाई 9 महीने उन्होंने वहाँ जॉब की और 9 महीने के बाद वो जॉब छोड़कर वहाँ से आ गए। तो हम बड़े हैरान हुए कि इतना पैकेज छोड़ के इसको छोड़कर आप आ गए। तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ मगरबी पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो वहाँ जाकर वहाँ जॉब्स कर रहे हैं और वहाँ उनके खिलाफ इस हद तक नफरत पैदा हो चुकी है कि उन्होंने अपना बताया कि 2 दफ़ा मेरे जहाँ घर में मैं सोता था कमरे में, मेरे रोशनदान के ज़रिए 2 दफ़ा अंदर सांप फेंके गए। 2 दफ़ा अंदर सांप फेंके गए मुझे कत्ल करने के लिए, मुझे मारने के लिए। तो वहाँ फिर मैंने जब ये माहौल देखा तो मैं वहाँ से भाग आया, दौड़ आया। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ये 1967 की बात है कि वहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में मगरबी पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी वो इस हद तक फैल चुकी थी। उससे पहले जब 1965 की जंग हुई है, 1965 की जंग के बाद चूँकि पाकिस्तान ने, अयूब खान ने मशरक़ी पाकिस्तान के दिफा के मुतल्लिक़ कोई सही इंतज़ाम नहीं किए थे, तो वहाँ के लोगों को ये शिकायत थी। और उसके बाद आपको याद होगा कि ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, शेख जिन्हें हम गद्दार कहते हैं, ये वो शख्स था जिसने कलकत्ता से पाकिस्तान की तहरीक के दौरान कलकत्ता से पैदल साइकिल के ऊपर पाकिस्तान के हक में रैली निकाली थी। ये वो शख्स था जिसने 1964 के इंतखाबात में मादरे मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कैंपेन चलाई थी। ऐसा शख्स मुल्क पाकिस्तान का गद्दार हो सकता है? कभी भी नहीं। लेकिन वो शख्स जो था
वो अवामी लीग, हुसैन शहीद सोहरावर्दी के मरने के बाद वो अवामी लीग का हेड बन गया और उसने 1965 की जंग के बाद एक 6 नकाती प्रोग्राम पेश किया। उस 6 नकाती प्रोग्राम में क्या था, सिर्फ यह थी, कोई पाकिस्तान से अलहदगी की उसमें कोई शिक नहीं थी। उसमें जितनी भी शिक थी वो ये थी कि मशरकी पाकिस्तान को जो है अंदरूनी खुद मुख्तारी, ताकि वो अपने मामलात, अपनी सर्विसेज, अपना डिफेंस, अपनी मवासलात, अपनी जो है माशियात, उसमें वो आज़ाद होकर अपने फैसले करें। और ये हर कौम का हक है। ये उनका जो मुतालबे थे वो कोई गैर जमहूरी थे और ना ही वो नाजायज़ थे। लेकिन चूँकि अयूब खान की आमनीयत, यकीनन उसमें एक दो शिकें थी ऐसी, एक दो ऐसी थी जो कि नाजायज़ थी, कि जैसे मसलन ये था कि वो दूसरी हुकूमतों से खुद भी एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत को छोड़कर वो खुद एग्रीमेंट्स कर सकते हैं उसके। तो लेकिन ये सियासी लोग हमेशा लेन देन के लिए या कुछ लोग कुछ दो के हिसाब से कुछ मुतालबात ये उसमें रखते हैं, ताकि कुछ लोग कुछ दो के हिसाब से उनको जो है मामलात को सेटल किया जाए। अब हुआ ये कि मगरबी पाकिस्तान में उन 6 नकात के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई गई अयूब खान के दौर में, और उस मुहिम में जो पेश थे वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, जो उस वक्त पाकिस्तान के अयूब खान के दौर में वज़ीर ख़ारजा थे, लेकिन बाद में वो 1966 में वो अयूब खान से बाहर आ गए थे। अब वो उन्होंने पीपल्स पार्टी 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बना ली थी, लेकिन उन्होंने एक उसके खिलाफ भी एक मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि भी ये जो जैसे सियासी एक हमारे एक आम होता है कि एक सियासतदान कोई बात करता है तो दूसरा कहता है कि उसको गलत साबित किया जाए, तो ये एक नॉर्मल मतलब वो होती थी, कोई उसमें होती थी। लेकिन हुआ ये कि 1968 में जब 1969 में जब अयूब खान के खिलाफ तहरीक उठी और अयूब खान को मजबूरन इक़्तिदार छोड़ना पड़ा, तो अयूब खान को चाहिए ये था कि वो उस अपने ही आइन के मुताबिक अपनी जो कौमी असम्बली के जो स्पीकर थे, गालबन अब्दुल सबूर खान थे, मुझे याद नहीं है, बहरहाल जो भी थे, आइन के मुताबिक अयूब खान को जो हुकूमत है उनके अपने जो स्पीकर हैं उनके हवाले करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ये किया, बल्कि एक साजिश के ज़रिए एक जो उस जो जनरल यहिया खान थे और MM पीरज़ादा, गुल हसन, टिक्का खान, ये जो बड़े जर्नैल थे, इन्होंने अयूब खान को ये आनी रास्ता इख्तियार नहीं करने दिया, बल्कि खुद ही इक़्तिदार हासिल कर लिया। और उस इक़्तिदार में मैं ये पूरे उससे कहता हूँ जो उन्हें जुल्फ़कार अली भुट्टो, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे, उनकी मुकम्मल, क्योंकि अयूब खान के वक्त से जुल्फ़कार अली भुट्टो जो थे उनकी, चूँकि वो हुकूमत में थे, उनकी जर्नैलों के साथ बड़ी दोस्तियाँ थी, बड़े करीब थे, क्योंकि हुकूमत में थे और अयूब खान फौजी थे, फील्ड मार्शल थे। तो भुट्टो साहब जो थे, भुट्टो साहब के मतलब इतना मैं कह दूँ, उनकी 2-3 चीज़ें जो हैं कि एक तो ये है कि वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, बहुत इंटेलिजेंट, वेरी क्लेवर, आम आदमियों से बढ़कर वो क्लेवर थे, बहुत डायनेमिक थे, बहुत मुतहरिक थे। फिर उसके बाद उनमें एक और खूबी ये थी कि वो बात करने के बादशाह थे। वो बड़े बड़े लोगों को टेबल टॉक के अंदर उनको हावी नहीं होने देते थे, बल्कि खुद हावी होते थे। फिर चौथी उनके अंदर एक और जो खूबी थी वो ये थी कि वो अवाम की नब्ज़ को
पब्लिक को कैसे अपने साथ चलाना है, पब्लिक को मूड को कैसे अपने हक में करना है, ये उनके अंदर एक बहुत बड़ी, ये 3-4 खूबियां थी उनके अंदर। लेकिन इसके साथ उनके अंदर बहुत बड़ी खामियां भी थी, और वो उनमें सबसे बड़ी जो खामी थी वो थी इक़्तिदार। इक़्तिदार जिसे कहते हैं लस्ट फॉर पावर, वो बेइंतहा थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। नंबर 2 उनमें यह था कि इस लस्ट फॉर पावर के तहत उनके अपनी जो पर्सनैलिटी थी, उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था, इतना कॉन्फिडेंस था अपनी काबिलियत के ऊपर और अपनी जो क्वालिटीज़ जो थी, कि उसकी वजह से उनमें तकब्बुर भी बेइंतहा, इंतहा तकब्बुर, इंतहा दर्जे का तकब्बुर, इंतहा दर्जे की लस्ट फॉर पावर। तो ये जो और तीसरी जो उनके अंदर एक और बात थी, वो ये थी कि वो अपने मकसद के हसूल के लिए, अपने मकसद के हसूल के लिए बहुत बड़ी महारत रखते थे।